So today we'll be discussing the transaction that I gave you yesterday and day before yesterday, which I asked you to solve based on the modern classification rules of debit and credit. Modern classification के rules आप सबको याद हैं and वो मैंने आपके लिए आपके सामने लिखे हुए भी हैं. So let's just go through it. Okay, everyone. I hope the board is clearly visible to everyone. So let's just deal with the rules of debit and credit once again, and then we will discuss the transaction. So the rule for asset expenses and losses. That means all these three accounts are going to follow the similar rule, and that rule says that whenever the asset or expenses is there and it is increasing, it has to be debited, and whenever it has to be reduced, it will be credited. So when we say that we are purchasing the asset, we debit the asset, and whenever that we are selling it, we credit it. Okay. Similarly, assets का उल्टा होता है liability, और liability side पे ही हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल को भी. इसी तरह से आप याद रख सकते हैं कि liability, capital, income and gains के अंदर जो rules apply होंगे, that is debit when it decreases and credit when it increases. अब इन्हीं rules को ध्यान में रखकर हम transactions को solve करेंगे. तो पहले मैं आपके लिए transaction solve करती हूँ. ये वाले जो मैंने आपको नए दिए थे, क्योंकि पुराने वाले की ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है. बस आपको उसका नेचर समझना है और उसके नेचर के बेसिस पे उसका रूल अप्लाई करना है, which you would be very easily able to do because the transaction journal entry in any case is not going to change. So let's go for these transactions. Okay. तो मैं थोड़ी सी यहाँ पे आपकी जगह खाली कर रही हूँ जिससे आप देख सकें. Okay. So the first transaction that we have in hand is paid to Rajiv rupees 15,000 in cash. If we are paying to Rajiv, so that means Rajiv, if we'll see as per the traditional classification, so Rajiv in this case is a personal account, right? और अगर हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें तो क्या है, we are paying to Rajiv, that means राजीव के तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी बनती है, हमको पे करना है. सो इट इज एन ऑब्लिगेशन फॉर अस टू पे टू दैट पर्सन, टू दैट इंडिविजुअल. सो फॉर द मॉडर्न क्लासिफिकेशन, सिंस राजीव इज आवर क्रेडिटर, सो ही इज अ लाइबिलिटी. ओके. मैं आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों समझाती जाऊंगी एक साथ, जिससे आपको समझ में आता जाए कि किसी चीज को हमने कहाँ लेना है. ओके. नाउ वी आर पेइंग राजीव इन कैश, राइट? तो एक तो एस्पेक्ट हो गया इस ट्रांजैक्शन का राजीव, दूसरा हो गया कैश. नाउ कैश इज एन एसेट, और ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि ये हमारा रियल अकाउंट है. ओके. तो अब आप यहाँ पे देखिए कि राजीव को आप पे कर रहे हैं, दैट मीन्स राजीव इज द रिसीविंग पार्टी. तो रूल जो हमारे ट्रेडिशनल का लगा वो क्या रहा, डेबिट द रिसीवर. हु इज द रिसीवर इन दिस केस? राजीव. अकाउंट डेबिटेड, और उसको रिसीव क्या हो रहा है, उसे रिसीव हो रहा है कैश. कैश का नेचर क्या होता है, कैश का नेचर होता है रियल अकाउंट. तो उसके लिए रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो व्हाट इज गोइंग आउट? इट इज कैश व्हिच इज गोइंग आउट. सो राजीव अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अमाउंट इज 15,000. Okay, so this is the journal entry that we'll pass as per the traditional classification, wherein we are writing Rajiv account. Rajiv is a receiver to cash, and to cash means it is a real account. Credit what goes out. So this is as per traditional account. अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसी चीज को फिर से समझते हैं, और आप देखेंगे कि जर्नल एंट्री नहीं बदलेगी. ओके. सो लेट्स अंडरस्टैंड. राजीव हमारे पास क्रेडिटर था, क्योंकि हमने उसे पैसा पे किया है, तो वो हमारी ऑब्लिगेशन है. इफ ही इज अ क्रेडिटर, दैट मींस वी आर गोइंग टू पे हिम द अमाउंट. तो लायबिलिटी को जब आप पैसे देते हैं, तो लायबिलिटी का बैलेंस क्या, रूल क्या कहता है? लायबिलिटी के लिए रूल कहता है डेबिट व्हेन इट डिक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन इट इंक्रीजेस. जब आप लायबिलिटी को, लायबिलिटी मतलब राजीव जो क्रेडिटर है आपके पास, उसको आप पैसा देंगे तो लायबिलिटी रिड्यूस होगी, राइट?
एक होता है लाइबिलिटी क्रिएट करना। क्रिएट करने का मतलब है कि मैंने क्रेडिटर से कुछ परचेज किया, मान लेते हैं मैंने एसेट परचेज किया था, तो कल हमने क्या एंट्री पास की थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू यूडीबी डेवलपर्स लिमिटेड अकाउंट। इसका मतलब है कि हमने वहां पर अपनी लाइबिलिटीज क्रिएट की थी, अभी हम उसी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे हैं। तो अगर जब लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा मतलब लाइबिलिटी का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, इफ द बैलेंस इज गेटिंग रिड्यूस इट हैज टू बी डेबिटेड, राइट, क्योंकि बैलेंस रिड्यूस हुआ, सो राजीव अकाउंट डेबिटेड, क्रेडिटर को पेमेंट गई तो लायबिलिटी रिड्यूस हुई, डेबिट कीजिए उसे। और कैश जो हमारा एसेट कहलाता है, और एसेट की क्लासिफिकेशन एज एन एसेट ही है, तो एसेट के लिए क्या रूल अप्लाई होता है अपने लिए, तो एसेट के लिए जो रूल अप्लाई होता है, डेबिट व्हेन इट इंक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन इट डिक्रीजेस। तो जब आप कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कैश यहाँ पर हो रहा है कम, तो जब कैश कम होगा तो हमें क्या करना है, उसे क्रेडिट, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कैश को क्रेडिट। Is this transaction journal entry clear to everybody? If it is clear, then we'll move further in the next transaction. Anybody having still any doubt in this transaction? तो यहाँ आपने ऐसे देखा कि journal entry either हम traditional के through करें या modern के through करें, in both the scenarios it is not going to change because rules are not contradictory, और rules contradictory होने भी नहीं थे, because अगर rules contradictory हो जाते तो accounts का result differ कर जाता। इसीलिए रूल्स जो बनाए गए हैं ट्रेडिशनल में, मॉडर्न उनको सिंप्लीफाई करता है, राइट, उसे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता। एंड दैट इज व्हाई द जर्नल एंट्री, दैट इज द रिजल्टेंट आउटपुट ऑफ द ट्रांजैक्शन, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट व्हाट यू वर गेटिंग एज पर द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। एनीबॉडी एनी डाउट इन दिस ट्रांजैक्शन? सबको समझ में आया हमने रूल इसे कैसे फॉलो किया है? एनीबॉडी एनी डाउट? प्लीज आस्क। If you have got no doubt, then we'll move on to the next transaction. Okay, since I am not receiving any doubt as of now for the first transaction, so that means everybody is clear with the concept, how we have covered it. Now let's move on to the next transaction, which is second transaction. I'm rubbing this off, the first transaction. यहाँ पे मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख लेती हूँ छोटी सी जगह में, जिससे आपको दिखे कि असेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस के लिए क्या रूल अप्लाई होता है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो रूल एक में अप्लाई होगा उसके ऑपोजिट कैटेगरी में ठीक उसका ऑपोजिट रूल अप्लाई होगा। Okay, so this is a rule for your reference. Now let's move on to the next transaction. So the next transaction is received from debtor. Debtor हमारे लिए क्या होता है? Debtor means हम बात कर रहे हैं उस पार्टी की, उस it can be an individual, it can be an organization. So debtor refers to that institution or that person to whom we have sold our goods on credit. That means we are talking about a credit transaction जहाँ पर हमको अब पैसा मिलेगा. That means we are now entitled to receive, so it becomes an asset for us. यहाँ हम फर्स्ट ट्रांजैक्शन में देख रहे थे कि राजीव को पेमेंट हमने की है, सो राजीव इज अ लायबिलिटी, ही इज अ क्रेडिटर, तो वो हमारे लिए हमारी ऑब्लिगेशन थी, इसीलिए जब ऑब्लिगेशन कम होती है हम उसे करते हैं डेबिट। अब यहाँ पर डेटर है आपके पास, आपको पैसा मिलने वाला है, सो व्हाट आर द टू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांजैक्शन? द टू एस्पेक्ट्स आर, फर्स्ट इज डेटर, the second one is cash. आपको पेमेंट रिसीव हुई, कैश के थ्रू पेमेंट रिसीव हुई, कैश के फॉर्म में। तो डेटर की नेचर क्या हुआ? डेटर का नेचर हुआ एज पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन एसेट। कैश का नेचर क्या है? एसेट, राइट। तो डेटर और कैश दोनों ही हमारे लिए एसेट है। अब डेटर से पैसे आ रहे हैं तो मतलब है कि डेटर कम हो रहा है। पहले जो डेटर का बैलेंस अपीयर कर रहा था, मान लेते हैं मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है कि 10,000 मुझे डेटर से मिलने हैं। अब डेटर ने मुझे अगर 5,000 दे दिए तो बचा बैलेंस कितना हुआ उसका? वो बचा 5,000 रुपए और जो उसको देने हैं। तो जब डेटर का बैलेंस आप अपनी बुक्स में दिखा रहे थे, आप उसे एज एन एसेट दिखा रहे थे, मतलब दैट वाज अपीयरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ योर अकाउंट। अब जब आपको पेमेंट रिसीव होगा डेटर से, तो डेटर का बैलेंस रिड्यूस होगा, तो डेबिट को जब हम रिड्यूस करते हैं उसे क्या करेंगे? क्रेडिट।
दैट मीन्स डेबिट का उल्टा है क्रेडिट, क्रेडिट का उल्टा है डेबिट। तो जैसे ही डेटर का बैलेंस रिड्यूस किया, डेटर जब क्रिएट होते हैं हम उसे करेंगे डेबिट, जब वो रिड्यूस होंगे उसको किया जाएगा क्रेडिट, उल्टा किया जाएगा। रिड्यूस होने का मतलब क्या हो रहा है, आप प्लस करते हैं तो आप मतलब है कि आप इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जब आप डेबिट में कुछ प्लस करते हैं तो इसका मतलब है कि उसे आप फर्दर डेबिट कर रहे हैं, और डेबिट को जब आप रिड्यूस करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप उसे क्रेडिट कर रहे हैं, राइट। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हम इसकी जर्नल एंट्री समझ लेते हैं। क्योंकि हमको डेटर से पैसे मिल रहे हैं तो डेटर का बैलेंस क्या हो रहा है, रिड्यूस, और कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। रूल एक ही अप्लाई होगा क्योंकि ये दोनों एसेट की ही कैटेगरी है। तो यहाँ पे इंक्रीज क्या हो रहा है, डेबिट व्हेन इट इंक्रीजेस, क्या इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे कैश इंक्रीज हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू, पैसे कहाँ से आ रहे हैं और किससे आ रहे हैं, डेटर से, which is that asset which is reducing, that is debtor. So the amount is 25,000. So this would be the journal entry as per modern classification. ट्रेडिशनल के हिसाब से भी करके देख लेते हैं, बात वही आएगी। ओके, सो डेटर मेरे लिए एसेट था। अगर मैं ट्रेडिशनल के हिसाब से देखूं तो उसका नेचर हुआ पर्सनल अकाउंट, राइट। देन नेक्स्ट इज कैश मेरा असेट है तो ये हुआ मेरा रियल अकाउंट। ये मेरी ट्रेडिशनल के हिसाब से मेरा अकाउंट का नेचर हुआ। अब जब पर्सनल अकाउंट की हम बात कर रहे हैं, सो डेटर इज द वन हु इज मेकिंग द पेमेंट, राइट। डेटर आपको पेमेंट कर रहा है, तो इज द डेटर गिवर और रिसीवर? डेटर इन दिस कैटेगरी इज अ गिवर। तो जो रूल अप्लाई होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो हु इज द गिवर? डेटर इज द गिवर। So to debtor, ये हमने लिखा because debtor is the giver. Then cash account के rule apply होता है, debit what comes in, credit what goes out. So is the cash coming in or going out? We are receiving cash. तो हम अपने point of view से entries बनाते हैं, अपनी organization के point of view से जब journal entries करते हैं, so we have to see the things from our perspective. हम receive कर रहे हैं या हम pay कर रहे हैं। So हमारे लिए जो cash था वो इस transaction के अंदर वो हम receive कर रहे हैं। So when we are receiving cash, cash is coming in. So debit what comes in? Cash account debited to debtor. Look at the entry as per traditional, as per modern. दोनों केसेस के अंदर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री में कोई भी डिफरेंस नहीं है, वो बिल्कुल सेम ही है, राइट। ओनली द वे वी आर अंडरस्टैंडिंग इट बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट इज डिफरेंट, राइट। बट द रूल दैट वी आर अप्लाइंग is going to lead us to the same journal entry as per traditional or as per modern. Any doubt in this? Anybody having any doubt in this? I hope everybody is matching their journal entries along with me and their work also. If there will be any doubt in any of the transaction that you have covered and it is not clear, please let me know so that we can discuss those transactions in detail and again. Okay, so let's move on to the third transaction now. Okay, so third transaction says proprietor withdrew cash from business for his personal use. मैंने आपको बताया था कि जब प्रोपराइटर पैसा लेकर आता है और बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रोपराइटर अकाउंट, जिसको हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिटल। दैट मींस एनी अमाउंट ऑफ कैश और दिस asset in terms of physical asset like building, furniture, right? Or in terms of intangible asset, that is maybe the goodwill that he is getting associated with the business now. So whatever asset that he is bringing in, तो अब यहाँ पे मैंने word use किया goodwill, तो मैं पहले goodwill फिर से एक बार समझा देती हूँ. So goodwill means the reputation of the business which is existing in the market. So which will actually determine the credit worthiness or the net worth of that business in the market scenario. तो जब हम बात करते हैं, अभी मैं अगर बात करूं आपको एक नाम दूं कोक इंडिया या फिर नेस्ले इंडिया. अब ये जो कंपनीज की मैं बात कर रही हूँ ये सारी कंपनीज एमएनसीज हैं, मगर एमएनसी के अंदर भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इनकी एग्जिस्टेंस है इंडिया में होस्ट कंट्री में, वो उनकी क्या एग्जिस्टेंस है, उनकी क्या मार्केट रेप्यूटेशन है. पीपल know these company by their name and they are knowing that these are very established company, they have got a very good past and they have got a very bright future. तो ये जो हम बात कर रहे हैं, so we are talking about the reputation of the company in the market. और इसको फर्दर जस्टिफाई करने के लिए आप इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेफर कर सकते हैं जो कि हर क्वार्टर में पब्लिश होती है या फिर हर साल मिनिमम एक बार पब्लिश होती है.
which is by the end of the year. So through that, you can understand that what is the financial position of that organization. That is by going through the balance sheet. And you can also understand the income position of the business by going through the trading account and profit and loss account of the organization. Okay, तो ये जो हम प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की या एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की, what are we referring to? We are referring that if an organization is settled, it is established, so it will reflect a goodwill, and the goodwill means it is an intangible asset whose value is whose value is going to be created based on the kind of reputation that any organization is holding in the market. तो आपका जो भी मार्केट में वर्थ होगा उसके हिसाब से जो आपकी वैल्यूएशन होगी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, वो कहलाती है आपकी गुडविल. ओके, और मॉनेटरी वैल्यू आपकी कैसे डिटरमाइन की जाती है? देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग गुडविल वैल्यू. सो वन ऑफ सच मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड. मैं आपको एक एग्जांपल की तरह से समझा रही हूँ कि अगर मैं बात करूं कि पिछले 5 साल की जो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहे हैं वो शो करते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट्स हुए हैं. तो प्रॉफिट्स हुए हैं अगर पिछले 5 सालों में, तो अभी 5 साल बाद मेरी ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रॉफिट वैल्यू, क्या गुडविल वैल्यू है. तो उसके लिए आप क्या करेंगे? 5 साल के प्रॉफिट का निकालेंगे एवरेज एंड मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज. So multiply करेंगे, so that will give you your amount of goodwill. That means monetary valuation of the goodwill. So the point is, अभी आपको monetary valuation नहीं करनी है goodwill की, वो आप करेंगे 12th में. अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि goodwill का मतलब होता है किसी organization की reputation जो कि उसके लिए उसका intangible fixed asset माना जाता है, जिसकी वजह से organization का शेयर बढ़ता है या बढ़ा हुआ दिखता है मार्केट के अंदर, राइट? तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये जो प्रोप्राइटर है आपका थर्ड ट्रांजैक्शन के अंदर, जब वो कैपिटल लेकर आता है, तो कैपिटल कैन बी ब्रॉट इन फॉर्म ऑफ कैश जो आप फंड्स के फॉर्म में इन्वेस्ट करेंगे. दूसरा, आप कोई एसेट लेकर आइए, चाहे बिल्डिंग लेकर आइए या प्लांट एंड मशीनरी लेकर आइए. प्लांट एंड मशीनरी मींस यू आर ब्रिंगिंग इन द फैसिलिटी इन व्हिच यू आर गोइंग टू डू योर मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस. या फिर आप फर्नीचर लेकर आइए या फिर गुडविल लेकर आइए. क्योंकि जैसे अगर मैं कहूँ कि अभी आज की डेट पर अगर अमिताभ बच्चन जी कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो उनका नाम ही काफी है कि वो किस बिजनेस के साथ खुद को एसोसिएट कर रहे हैं. तो ये जो एक पर्सन की गुडविल होती है वो भी एक बिजनेस का एसेट ही बनता है. तो इस तरीके से जो भी जिस फॉर्म में भी आपका प्रोप्राइटर बिजनेस को शुरू कर रहा है, जो जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, द सम टोटल ऑफ ऑल दोस थिंग्स आर गोइंग टू बी काउंटेड एज अ कैपिटल इन्वेस्टेड. तो जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ एक बार यहाँ पर कि जो कैपिटल आपने इन्वेस्ट किया है उसमें से जो भी प्रोप्राइटर या ओनर आपका विड्रॉ करता है फॉर द पर्पस ऑफ हिज फॉर द डोमेस्टिक पर्पस और फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पस, तो उसको कहा जाता है ड्रॉइंग्स, राइट? तो जहां भी कुछ ऐसा दिखे आपको विड्रू फॉर पर्सनल यूज और विड्रू फॉर डोमेस्टिक यूज और हाउस होल्ड यूज, आपको समझ लेना है कि हम बात कर रहे हैं ड्रॉइंग्स की. अब ड्रॉइंग्स जैसा मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि ड्रॉइंग्स कैपिटल के बैलेंस को रिड्यूस कर रहा है. प्रॉफिट, मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट इज बेसिकली द रिटर्न व्हिच द बिजनेसमैन अर्न्स ओवर द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट ही हैज इन्वेस्टेड. तो ये प्रॉफिट अगर आपके पास आता है बिजनेस से तो आप उसको ऐड करते हैं, अगर ये लॉस है तो आप उसे माइनस कर देते हैं, राइट? तो ये प्रॉफिट कैसे आएगा, लॉस कैसे आएगा, ये सब हम आगे समझेंगे, मगर फिलहाल सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि कैपिटल का मतलब है वो पैसा जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है. And capital is the internal liability of the organization, which the organization will be repaying only at the time when the organization will shut down or it will go for sale, right? उससे पहले कैपिटल बाहर नहीं निकलती है बिजनेस के. ओके, सेकेंड, जो भी विड्रॉ करेगा आपका ओनर उसको ड्रॉइंग्स कहा जाएगा और वो कैपिटल के बैलेंस को रिड्यूस कर देगा, मतलब कैपिटल में से उसे माइनस किया जाता है. ओके, तो अगर मैं कहूँ कि कैपिटल का बैलेंस, यहाँ पर आप देख रहे हैं कैपिटल, इसका बैलेंस जब इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट. और कैपिटल जब डिक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे? उसे डेबिट. ओके, तो अब यहाँ पर कैपिटल ड्रॉइंग्स की वजह से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? कैपिटल इज गेटिंग रिड्यूस्ड. तो कैपिटल अगर रिड्यूस हो रहा है तो हम एंट्री करेंगे इसकी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड
because capital is getting reduced, so the rule which we are going to follow is capital is getting reduced. तो ड्राइंग का जो नेचर हुआ वो हुआ आपका कैपिटल की कैटेगरी है, राइट? तो कैपिटल जब रिड्यूस होता है वी डेबिट इट, तो कैपिटल जब रिड्यूस हो रहा है वो रिड्यूस हो रहा है ड्राइंग की वजह से, उसको डेबिट कर दीजिए। दूसरा एस्पेक्ट जो इस ट्रांजैक्शन का था, आप क्या विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस से? यू आर विड्रॉइंग कैश, और कैश विड्रॉ करने की वजह से कैश का बैलेंस कम हो रहा है। कैश इज एन एसेट, राइट? और एसेट जब रिड्यूस होता है आप उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट अमाउंट इज 10,000। तो यहाँ पे मेरी ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स क्या बने? थर्ड ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स हुए, कैपिटल और साथ में एसेट। कैपिटल विच इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सो जो रिड्यूस हो रहा है कैपिटल तो हम उसे करेंगे डेबिट। और दूसरा एस्पेक्ट है कैश, कैश इज ऑल्सो गेटिंग रिड्यूस, तो कैश जब रिड्यूस होता है उसे हम करते हैं क्रेडिट, बिकॉज कैश इज अंडर एसेट कैटेगरी। I hope this is clear to all the students, and this transaction was little different from what we have covered last day. But if there are still any doubt in the third transaction, please write it down in the chat box. We'll be taking care of that doubt. Otherwise, we'll move further. Okay. So we have just received a doubt regarding this, ma'am. Can the two aspects be proprietor and cash? Proprietor और cash भी लिखेंगे बच्चे तो आप गलत नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि proprietor का जो अकाउंट होता है उसी को कैपिटल कहा जाता है। मगर प्रोप्राइटर हम ऐसे वर्ड यूज नहीं करते अकाउंट्स के अंदर, बिकॉज प्रोप्राइटर इज बेसिकली द ओनर ऑफ द बिजनेस, so we can always call him businessman. मगर जब हम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब उसके लिए एंट्री करना शुरू करते हैं, so we write him capital, right? We represent his account by the name capital and we do not write him as proprietor's account या proprietor। जो आप सोच रहे हैं वो सोच सही रहे हैं, मगर जब मैंने क्लासिफाई किया तो यहाँ पे मैंने प्रोप्राइटर नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है कैपिटल। तो आपसे भी मैं कहूंगी कि आप कैपिटल ही यूज करने की आदत रखें। अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ के रखिए कि प्रोप्राइटर है वो, मगर अकाउंट्स में जो आप लिखेंगे जो रिप्रेजेंट होगा वर्ड वो कैपिटल होगा। और कैपिटल से जो चीज रिड्यूस करती है उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स। इफ द प्रोप्राइटर इज विथड्रॉइंग एनी अमाउंट ऑफ कैश और गुड्स फॉर हिज पर्सनल पर्पस, that is called drawings, and drawing is going to reduce capital every time. तो capital जब increase होता है उसे हम करते हैं debit, और capital जब reduce होता है उसे हम करते हैं debit. Okay. अभी बहुत आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, जैसे कुछ बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कैसे इसको याद रखें लंबे समय के लिए। तो ऐसे मजाक में बताई जाती है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो अगर मैं आपको ऐसे एक चीज बताती हूँ, कहते हैं सी आपका कैपिटल है, सी से कैपिटल, सो उसका जो रूल होगा याद रखने के लिए, आप मेमोराइज करने के लिए इसको याद रख सकते हैं। सो सी फॉर कैपिटल, इसमें रूल जो अप्लाई होगा इट इज सी फॉर क्रेडिट। मतलब जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा तो उस पर जो रूल अप्लाई होगा वो क्रेडिट साइड पे जाएगा, और जब भी कैपिटल रिड्यूस होगा तो ऑपोजिट क्या होता है क्रेडिट का? डेबिट। तो कैपिटल को क्या रिड्यूस करता है? ड्रॉइंग्स, राइट? तो ड्रॉइंग्स जब कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, सो सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट, डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट, राइट? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा उसे क्रेडिट किया जाएगा, और कैपिटल के को जो रिड्यूस करता है वो है ड्रॉइंग्स, और ड्रॉइंग्स को हम करते हैं डेबिट, राइट? तो ऐसे आप सी और डी और डी को रिलेट करके याद रख सकते हैं। और आपको याद रखना होगा कि जो भी रूल हम कैपिटल में लगा रहे हैं उसका ठीक ऑपोजिट, क्योंकि कैपिटल हमारी लाइबिलिटी है, तो अगर सी फॉर कैपिटल और सी फॉर क्रेडिट है तो जो उसका ऑपोजिट है वो है एसेट, तो उस पर क्या रूल अप्लाई होगा? डेबिट व्हेन इट इंक्रीजेस एंड क्रेडिट व्हेन इट डिक्रीजेस, मतलब ठीक उल्टा रूल अप्लाई हो जाएगा वहां पर। तो एक कोई भी रूल आप याद रखिए, उसके ऑपोजिट में ऑटोमेटिकली आपका ऑपोजिट रूल यानी कि रिवर्सल हो जाता है रूल का। और हम सबको पता है कि इनकम एंड गेन्स का उल्टा क्या होगा? एक्सपेंस एंड लॉसेस, राइट? ओके एवरीबॉडी, लेट्स मूव फर्दर। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन इट इज। तो फोर्थ ट्रांजैक्शन में आप ये देखिए, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ओके, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं आप बैंक में। ओके, अब मुझे बताइए कैश अगर यहाँ ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स क्या हुए? वन इज कैश, द अदर वन इज बैंक। कैश और बैंक अगर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखेंगे तो दोनों ही आपके असेट्स हैं। कैश जो आप बात कर रहे हैं उसका मतलब है कैश इन हैंड,
यानी कि जो कैश आपके पास अवेलेबल है उसको हम कहते हैं कैश इन हैंड। तो वो मेरे पास मेरे बिजनेस में है तो उसको मेरा कहा गया असेट। और बैंक, जो कि एक बैंक अकाउंट आप होल्ड कर रहे हैं, कहाँ होल्ड कर रहे हैं? आप होल्ड कर रहे हैं उसे अपने बैंक में। तो बैंक अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका असेट ही हुआ। जब दोनों चीजें आपकी असेट है, रूल विच इज गोइंग टू बी अप्लाइड इज डेबिट व्हेन इट इंक्रीजेस, क्रेडिट व्हेन इट डिक्रीजेस। कैश आप डिपॉजिट कर रहे हैं कहां पर? बैंक में। तो जब आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो बैंक का बैलेंस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, राइट? तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, सो इट इज गोइंग टू बी डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड। और क्या डिपॉजिट कर रहे हैं आप बैंक में? कैश। तो कैश का बैलेंस क्या हो रहा है? रिड्यूस। ऑर्गेनाइजेशन के पास, मान लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश इन हैंड था 15,000 रुपए और उसमें से 5,000 रुपए उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए, राइट? तो अब जो बैंक का बैलेंस दिखेगा वो दिखेगा बढ़ा हुआ, और जो कैश इन हैंड होगा जो ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल था 15,000, अब वो दिखेगा सिर्फ 10,000। पैसा आपके पास ही है अभी भी, मतलब पैसा कहीं बाहर नहीं गया। पैसा आपके पास, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आपके पास कैश अब हैंड से निकलकर, ऑर्गेनाइजेशन में से निकलकर वो अब आपके बैंक अकाउंट में है, तो बैंक बैलेंस के अंदर दिखेगा, राइट? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि पैसा बैंक में गया है तो बैंक बैलेंस इज गेटिंग इंक्रीज, so बैंक अकाउंट इज गेटिंग डेबिटेड। एंड नेक्स्ट, since cash is going out, so cash balance is getting reduced, so it has to get credited. The amount is 10,000. Okay, I have received one doubt in this. Let me just take care of the doubt. Bank can be a liability to like some loan obligation or something. Okay, बच्चे मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ जब हम बात कर रहे हैं बैंक, तो हम बैंक लोन के बारे में बात नहीं कर रहे, क्योंकि हम बात करते हैं अगर कैश डिपॉजिटेड ऑन अकाउंट ऑफ बैंक लोन, राइट? तो अगर वो बैंक लोन होता तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिखते बैंक, राइट? फिर हमारी क्या होती? एंट्री बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड, राइट? तो मतलब हम अपनी बैंक लोन अगर लाइबिलिटी होती तो ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री का इफेक्ट यही आता, मतलब बैंक की जगह तब हम लिखते बैंक लोन, क्योंकि वो लोन है और वो लाइबिलिटी है, क्योंकि लाइबिलिटी कम हो रही है इसलिए हम उसे डेबिट करेंगे। मगर यहाँ पर मैंने बैंक को जब डेबिट किया है तो ये मेरी लाइबिलिटी कम नहीं हो रही बल्कि मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो समझिए, जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट आपका जर्नल एंट्री पे क्या इफेक्ट डाल रहा है? जर्नल एंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक या बैंक लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश, एंट्री सेम रहेगी। मगर समझने का फर्क है, समझने का फर्क ये है कि जब हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, so we are not paying it towards any kind of liability that we have, but we are actually paying the cash, depositing the cash in our own bank account which we have opened in any bank, which is operating in any bank, right? तो वो जो बैंक है हमारा, वो भी मेरा बैंक बैलेंस, मेरा एसेट ही है, तो वो इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए मैंने इसे डेबिट किया है, क्योंकि वो मेरा एसेट है और एसेट डिक्रीज हो इंक्रीज करता है तो उसे डेबिट किया जाता है। और दूसरा जो मेरा एसेट था कैश, वो रिड्यूस हो रहा है बिकॉज आई एम मेकिंग द पेमेंट टुवर्ड्स बैंक। तो कैश रिड्यूस हो रहा है, तो कैश के लिए जब रिड्यूस होता है हम उसे करेंगे क्रेडिट। सो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। I hope this transaction journal entry is complete and clear to everybody. Okay, class, we have left with 6 minutes. So I'll be finishing up this transaction, the last transaction that we have today. और इसके बाद आपको कोई भी डाउट है तो आप डाउट पूछ लीजिए, एंड कल हम शुरू करेंगे हमारे टर्म्स के साथ। मतलब कल हम वापस से अपने सेकेंड चैप्टर में जो हम टर्म्स कर रहे थे, अकाउंट्स हमारा सब कंप्लीट हो गया है इस केस में। मतलब अकाउंट्स, व्हाट इज टी शेप अकाउंट, what is the rule of debit and credit as per traditional classification, as per modern classification. Anybody having any doubt in this, we'll take up the doubts tomorrow first, and then we'll start with the next term, which is capital, right? तो आज हम अपनी क्लास यहीं फिनिश करेंगे इसी ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन को डिस्कस करके। Meanwhile, if you have any doubts in this, please write it down in the chat box. Okay, I'll be uploading this video on the YouTube. Anybody having any doubt, please review this video and understand the concept of traditional and modern classification, because this is going to be very useful and very important for you
क्योंकि अब हम इसके आगे चैप्टर जब ये हम फिनिश कर लेंगे अपनी थ्योरेटिकल सेगमेंट, उसके बाद हम शुरू करेंगे न्यूमेरिकल सेगमेंट में सबसे पहला चैप्टर इन विच इज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में बात ही सारी ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे है। अब ट्रांजैक्शन अगर आपको समझ में आने लग जाएगी तो अकाउंटिंग इक्वेशन, पासिंग ऑफ जर्नल एंट्री, making of subsidiary books, ledger, trial balance, final account, everything would be very easy, right? So please understand what is financial transaction and how are we going to understand the aspects which are involved in it and in which way are they getting affected, means which has to be credited at what point of a time and which has to get debited at what point of a time using which rule, right? So this is very important for us to understand. So now let's move on to the last transaction that we have for today, and that is proprietor started business with cash. Okay, so proprietor started business with cash. मैंने आपको बताया था business कौन शुरू करता है? प्रोप्राइटर, उसको हम बिजनेसमैन भी कह सकते हैं। प्रोप्राइटर स्टार्टेड बिजनेस नहीं भी लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तभी ये सेल्फ अज्यूम्ड था कि प्रोप्राइटर ने ही बिजनेस को शुरू किया है। मतलब इसको प्रोप्राइटर वर्ड लिखकर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, प्रोप्राइटर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इज going to give you the same meaning, same transaction. Okay, so let's do it. Proprietor started business with cash. So there is one aspect. मैंने अभी आपको बताया था कि अभी मुझसे तेजस ने पूछा था कि क्या हम इसके लिए वर्ड प्रोप्राइटर यूज कर सकते हैं। मैंने कहा था कि हम प्रोप्राइटर यूज नहीं करते हैं वर्ड, हम अकाउंट में यूज करते हैं वर्ड कैपिटल। तो अगर आपका बिजनेसमैन पैसा लेकर आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे कहा जाएगा कैपिटल। और अगर वो विड्रू कर रहा है अपने ही अकाउंट से, तो उसे कहा जाता है ड्रॉइंग्स, राइट? वर्ड प्रोप्राइटर हम कहीं नहीं लिखते हैं अकाउंट्स में जर्नल एंट्री के टाइम पर। ओके, so proprietor started business with cash. So one aspect of this is capital. The another aspect is cash, because he is starting the business by bringing in cash rupees 5 lakh. Okay, अब capital का नेचर क्या है आपका? यहाँ पे लिखा हुआ मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कैपिटल ही है। कैपिटल जब इंक्रीज होती है आप क्या करते हैं उसे? वी हैव टू क्रेडिट इट। सो टू कैपिटल, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो हम उसे करेंगे क्रेडिट। और कैश विच इज एन एसेट, तो कैश जब यहाँ पर एसेट है उसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको एंट्री करनी होती है, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्रीज नहीं करते। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि हमको जो भी एंट्रीज करनी होती है जर्नल में या अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में, हम हमेशा करते हैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से एंड नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एनी अदर पार्टी इनटू perspective into our consideration while making the journal entry. तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि कैपिटल आया है, कैश के फॉर्म में आया है, तो कैश आ रहा है, राइट? किस फॉर्म में आ रहा है? कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है। तो कैपिटल is to be credited because the balance of capital is increasing, and बैलेंस मेरा जो आया है वो कैपिटल आया है एसेट के फॉर्म में, मतलब कैश के फॉर्म में। तो कैश जब इंक्रीज होता है हम उसे करते हैं डेबिट। तो जब हम एंट्री पास करेंगे तो एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 5 लाख रुपीज, राइट? तो 5 लाख रुपीज से मैंने जर्नल एंट्री पास की वेर इन द एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, और कैश आया इसीलिए आपने उसे डेबिट किया, कैपिटल के फॉर्म में कैश आया इसीलिए कैपिटल आपका क्रेडिट हो रहा है और कैश आपका डेबिट हो रहा है। I hope this is clear to everyone. Anybody having any doubt, please write down your doubts in the chat box. Okay. So there are no doubts as of now. So I think everybody is clear with all the concepts that we have discussed today in the class. So everybody, जैसा मैंने आपको पहले कहा, please revise कीजिए इस दोनों concepts को, traditional and modern classification, and revise the transaction that we have covered. If there are any doubts, we'll take up the doubts tomorrow first, and then we'll start with the next set of terms, starting with capital. So that would be all for today. Thank you, everybody. Please review the meeting and revise the transaction. Okay, there is one request that I have just received, that ma'am, please send some more transactions.
ओके डियर, आई विल बी सेंडिंग 5 more transactions और आप उसको जर्नल एंट्रीज बनाइए आप उसके लिए, और मैं आपको